देखेंगे इतिहास के क्रम में रजिया सुल्तान को। तो इल्तुतमिश की जो अगली उत्तराधिकारी बनती है वो है रजिया सुल्ताना। तो ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक की बोल सकते हैं दोहित्री। तो अपने को रिलेशन है वो बना के चलना है ताकि क्रम से याद रहे। तो आज हम देखेंगे रजिया सुल्तान को। तो ये तुर्की सुल्तान या फिर जो मुस्लिम साम्राज्य की है वो प्रथम और अंतिम महिला है जिसने है वो दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो भाई इसके जो भाई थे वो इतने योग्य नहीं थे और ये है वो अच्छी थी, योग्य उत्तराधिकारी थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने इसे अपना अगला उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। और जो 40 अमीर सरदारों का संगठन था उसने भी है वो सपोर्ट किया कि हाँ रजिया को बना दीजिए। तो उनके भी कुछ अपनी बोल सकते हो अपना हित था, स्वार्थ थे, इसी के चलते है वो रजिया सुल्ताना को है वो उत्तराधिकारी बनाया गया, सुल्ताना बनाया गया। तो जो इसका योग्य भाई था उसका बंगाल में उसकी डेथ हो गई। तो अगली जो शासिका फिर बनी दिल्ली सल्तनत की ये रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम आज जानेंगे, इनके संघर्षों के बारे में, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे देखो पहले ओनली 4 वर्षों का इसका कार्यकाल था। तो 1206 में हमने देखा कि 1206 में गुलामस की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर 4 वर्षों का शासनकाल कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इसी का भी 4 वर्षों का ही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 वर्षों का था। 1206 में स्थापना, फिर 1210 में उसकी चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद में इल्तुतमिश बैठता है जो उसका गुलाम था और उसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। तो फिर वो 1210 से 36 तक वो इल्तुतमिश है वो राज करता है। देन उसके बाद 1236 से 1240 यानी कि ओनली 4 वर्षों का कार्यकाल है वो रजिया का है। 4 वर्षों के कार्यकाल में इसे है वो कितनी ही संघर्ष भरी जिंदगी का सामना करना पड़ा, किस प्रकार से रजिया को है वो सामना करना पड़ा चीजों का। अब देखो सबसे पहले देखो पुत्री किसकी थी भाई, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उनका नाम अंकित करवाया। तो भाई जीते जी है वो उसने है वो अपनी पुत्री थी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जो चांदी के जिनको बोलते थे टंके, चांदी के सिक्कों को बोला जाता था टंके, पर है वो रजिया का नाम अंकित करवाया। आप देखो रजिया सुल्तान मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की फर्स्ट और अंतिम महिला शासिका थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये तुर्की या फिर मुस्लिम साम्राज्य की है वो मुस्लिम फर्स्ट और अंतिम महिला शासिका थी। इसके बाद में कोई भी महिला है वो राजा सुल्ताना नहीं बनी। अब देखो रजिया ने शासिका बनने पर उद्मत उन निस्वा नामक एक उपाधि धारण की थी। उद्मत उन निस्वा ये है वो इसने उपाधि धारण की थी, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो रजिया दीदी को आगे इल्तुतमिश द्वारा रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण कई अमीर तथा शासन पदाधिकारी है वो उसके विरुद्ध एकजुट हो गए। तो भाई पहले तो शुरू में तो क्या था कि जो ये 40 अमीर सरदारों का संगठन था उसने सपोर्ट किया, उनको दिख रहा था कि ये तो दूध पीती हुई बच्ची है, ये थोड़ी ना संभालेगी साम्राज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत को। इसको एज ए मोहरा बोल सकते ना उसके तौर पर बना देते हैं और चलाएंगे, प्रशासन को चलाएंगे तो हम ही अपने अनुसार। बस इसका तो नाम मात्र की महिला ये शासिका रहेगी, नाम मात्र की शासिका रहेगी, इसको कौन सा आता है, चलाएंगे हम। लेकिन भाई क्या हुआ, जो हमारी रजिया दीदी वो बड़ी कुशल और योग्य थी और उसमें वो चतुर थी और उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और उन्होंने है वो जितने भी अमीर सरदार थे उनका पद है वो डिमोशन कर दिया। एक प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है। तो जो ऊंचे पदों पर आसीन थे पहले
इसके पिताजी के टाइम, इसके पिताजी के वक्त उनको अगर है वो डिमोशन कर दिया उनका, तो इस प्रकार से है वो फिर इनके एकजुट हो गए ये लोग। और ये अमीर सरदारों को एक बात और ध्यान रखना, इनको लगता था कि भाई हम ये एक महिला के आगे हम सर क्यों झुकाए, क्यों सजदा करें उनका महिला के आगे। तो ये जब दरबार में आती थी तो ऑब्वियसली ये राजा थी, जो शासिका थी, तो ये वो राजा वाला वेशभूषा है वो धारण करके आते थे। तो मुस्लिम जो साम्राज्य है उसमें तो वैसे भी महिलाओं की स्थिति डाउन थी उस वक्त, तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं था कि अमीर सरदारों को, आवाम को, कि जो ये मोटे मोटे अधिकारी थे अमीर सरदार, कि हम रजिया के सामने, ये तो बच्ची है इसके सामने करें, एक महिला के सामने सजदा करना अपने आप का ये थोड़ा नीचा समझते थे। और एक इसका जो रजिया थी, इसका एक गुलाम था याकूत नाम का एक गुलाम था, तो उसके प्रति उसकी निष्ठा थी रजिया दीदी की। तो उसे अच्छे मतलब पद पर नियुक्त किया। तो ये बहुत सारे कई कारण बताते हैं इतिहासकार हमें कि याकूत के प्रति उसका प्रेम था, निष्ठा थी, वो गुलाम था एक उसका याकूत, कि रजिया के पतन के कारण। तो रजिया के पतन के कारण है वो सबसे बड़ा जो कारण था वो तो था अमीर सरदार, ये है वो एकजुट हो गए थे। अब जब घर में ही है वो षड्यंत्र चल रहा हो, इसके जो भाई थे, जो और अन्य भाई थे, ये भी है वो इसके विरुद्ध थे, तो इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। और सबसे बड़ी कमी एक ये थी कि इसका एक रजिया का एक महिला होना था, क्योंकि है वो वहां की आवाम को और इन अमीर सरदारों को ये गवारा नहीं था कि वो रजिया को के सामने अपना सजदा करे। तो रजिया के विरुद्ध है वो घर वाले ही जब इतने षड्यंत्र रच रहे हैं इसके भाई और अमीर सरदार, तो प्रशासन में फिर, लेकिन रजिया दीदी ने है वो जो अपने बोल सकते जो अपने विरोधी थे उनका है वो बड़ी चतुराई से, कुशलता से है वो दमन किया और उनको कभी भी एकजुट नहीं होने दिया। तो अब देखो इसका प्रमुख कारण रजिया का एक महिला होना था। तो भाई एक महिला के है वो देखो इतने सारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, बेचारी मासूम सी हमारी रजिया दीदी के फालतू में इतने बन गए। तो उस वक्त की सिचुएशन में मतलब अगर आज की रजिया होती, कोई आज की रजिया होती तो वो क्या करती भाई? तो सभी गर्ल्स है वो कमेंट में बताए कि आप क्या करते अगर आप रजिया के जगह खुद को रख कर देखें कि कितनी सारी समस्याओं का बेचारी सामना कर रही है। तो भाई मैं तो इतिहास से जब रजिया का देखती हूँ तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि उसने बहुत ही मतलब समझदारी से है वो देखो 4 वर्षों तक किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, भले ही अंत में उनकी हत्या कर दी गई, बट उन्होंने बड़ी कुशलता से है वो साम्राज्य का संचालन किया। जब चारों ओर से आपके दुश्मन ही दुश्मन हो और आप बीच में हो घेरे में, तो स्थिति है वो बहुत भयंकर होगी। अब देखो रजिया ने शासन की समस्त सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और अपने विद्रोहियों का कुशलतापूर्वक दमन किया। तो इसलिए शासन की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो ये है वो इसके दुश्मन होने थे, क्योंकि ये तो समझ रहे थे कि हम ही शासन करेंगे, रजिया तो नाम मात्र की शासिका रहेगी, बट इसने राजा शासिका बनते ही है वो सारी सत्ता है वो अपने हाथों में ले ली और अपने हिसाब से फिर है वो जो भी थे उनको पद दिया अपने शासन में। इसका परिचय हमें बटिंडा के शासक अल्तुनिया के संदर्भ में प्राप्त होता है। तो भाई किस प्रकार से रजिया दीदी चतुर थी और दूरदर्शिता वाली थी, तो इसका एक कहानी है। इसको इस प्रकार से समझे कि जब एक बटिंडा का शासक था राजा अल्तुनिया मिर्जा, बख्तियार अल्तुनिया मिर्जा नाम से है, तो इनका नाम है वो अल्तुनिया, ध्यान रखना। बटिंडा का ये शासक था। तो ये राजा है वो जब रजिया से हार जाता है, रजिया इससे हार जाती है बटिंडा के शासक अल्तुनिया से, तो
किस प्रकार से ये है वो उनके समक्ष है वो इतिहासकार बताते हैं कि ये है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए है वो फिर उनके सामने विवाह का पक्ष रखती है और अपने आप को मुक्त करा लेती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का चतुराई का परिचय दिया। तो भाई इतिहास एक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही पेचीदा है, जटिल है, संचय बहुत है। कुछ इतिहासकार कुछ बताते हैं, इनकी प्रेम कहानी भी बताते हैं, मिर्जा अल्तुनिया, राजा मिर्जा उसकी और जो हमारी रजिया है उसकी। अब देखो, जब अल्तुनिया ने रजिया को परास्त कर बंदी बना लिया तो उनके समक्ष उसने विवाह का प्रस्ताव रखकर स्वयं को बंदी गृह से मुक्त करवा लिया, जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दिल्ली से बठिंडा जाते समय कुछ हिंदू डाकुओं द्वारा लूटपाट के क्रम में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो अंत में जब है वो ये बठिंडा से है वो दिल्ली जा रही थी, तो यहाँ पर बीच में कहानी कुछ और भी जो हम सीरियल्स में देखते हैं उसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है वो तड़का मसाला सब कुछ लगा देते हैं। तो उसमें स्टोरी में इनके प्रेम विवाह के बारे इनके विवाह के बारे में बताया हुआ है कि इनका जो विवाह है वो जबरदस्ती हो जाता है, अल्तुनिया से ये नहीं करना चाहती फिर भी हो जाता है। फिर ये याकूत के साथ में है वो भाग जाती है जंगलों में, और फिर जो ये हिंदू डाकू थे वो लूटपाट के क्रम में है वो रजिया की हत्या कर देते हैं। तो कहानी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है।